बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और सवाल सबसे पहला ये कि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई, वहाँ पर भी बातचीत की गई, बड़ी डिबेट रही। शामी साहब, सबसे पहले मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब को मिलना चाहिए था, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रेशर बनाया गया जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात कर ली इनसे। हाँ, ये सवाल भी ज़ेर बहस है कि वज़ीर-ए-आज़म को मिलना ही नहीं चाहिए था। कई मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि ये क्या हुआ कि आपने जत्था बनाया, ग्रुप बनाया, वज़ीर-ए-आज़म को ललकारा या ब्लैकमेल किया और वज़ीर-ए-आज़म ने आपको मिलने के लिए बुला लिया और आपकी बात सुनी और आपके मुतालबे सुने कि कानूनी कार्रवाई जो है किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ जो हो रही है उसे रोक दिया जाए। बिल्कुल। तो एक ये बात कही जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स है उसमें वज़ीर-ए-आज़म को मिलना चाहिए था। वो मिलने से इनकार ज़ेब नहीं देता उनको। ठीक। और उनकी जमात के कई MNA हैं, कई MPs हैं, पंजाब असम्बली के रुकन हैं, 2 दर्जन के करीब तो सूबाई असम्बली के अरकान हैं और 1 दर्जन के करीब जो हैं वो कौमी असम्बली के अरकान हैं। तो अगर उनकी बात ना सुनी जाए तो ये भी कोई अच्छी पॉलिटिक्स नहीं होती। बात आपको सुननी चाहिए, अगर शिकायत लोगों की है जायज़ उसको रफ़ा करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो लोग कहते हैं कि मिलना ही नहीं चाहिए था, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं तो है। वज़ीर-ए-आज़म तो पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, कल को अपोजिशन अगर मुलाकात करने का कहे तो उनसे भी मुलाकात, तो एक अलग बात है ना। अभी ये तो उनकी पार्टी है, बिल्कुल उनका अपना मामला है। तो अगर शिकायत है, ये उनका एक बेस कैंप है, उनकी बुनियाद ये है, घर की बात है, उनका इक़्तिदार जो है उनकी पार्टी की वजह से खड़ा है ना। तो अगर उनकी पार्टी में बगावत हो जाए, शिकायत पैदा हो जाए और वज़ीर-ए-आज़म कान बंद कर लें और कहें मैं बात नहीं सुनूंगा, जो करना है कर लो, तो ये कोई अच्छी पॉलिटिक्स नहीं होगी। उन्हें बात सुननी चाहिए थी, बात अपनी करनी चाहिए थी और जो लोगों ने जाके की उसका जवाब देना चाहिए था। अब ये मुख्तलिफ तासुरात हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आरा बयान कर रहे हैं। जो हुकूमत के बाज़ तर्जमान हैं उन्होंने तो ये तासुर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहे। तो हुआ क्या वहाँ पे? लेकिन जो ग्रुप है उसमें वो मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा हमारी बात सुनी गई है और उन्होंने कहा 75% ख्वाजा नहीं राजा रियाज साहब ने कहा कि 75% हम मुतमईन हैं, या हमारी बात मान ली गई। अली ज़फ़र के नाम पे राजा रियाज साहब ने इतराज़ उठाया। बहरहाल कल मुलाकात अली ज़फ़र साहब उसको, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर हैं, बड़े मारूफ कानूनदान हैं और सेनेटर हैं इस वक्त PTI के, तो बड़े मामला फ़हम ज़ीरक आदमी हैं, तो वो कानूनी जायज़ा ले सकते हैं कि भाई ये मामला दुरुस्त सम्त में गया है या नहीं गया। और कहते हैं कि अगर फवाद चौधरी साहब वो भी एक अच्छे वकील हैं और अगर वो भी उनकी मुआवनत कर सकते हैं तो बहरहाल एक खिड़की जो है इस तरीके से भी खुली है। ठीक है, कल वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई और वहीं से मौजूद थे नुमान लंगड़ियाल साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सूबाई वज़ीर नुमान साहब, ये बताइए कि कल जो वज़ीर-ए-आज़म से आपकी मुलाकात थी उसमें आप क्या बात आपने की और वज़ीर-ए-आज़म ने क्या जवाब दिया? बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी फहम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जो लोग ये इतराज़ कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मिलना चाहिए, तो बड़ी अजीब बात है कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो, तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हो और तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन रिक्वेस्ट करें कि जी हमने मिलना है तो वो कहें मैं मिलता नहीं हूँ। ये तो बिल्कुल नामुनासिब और गैर सियासी बात हो सकती थी। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी शफ़क़त की। हमारे वो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन पहले हैं और वज़ीर-ए-आज़म बाद में हैं, और जब हम सारे उनके पास गए, हम मिले
तो शामी साहब आप यकीन मानिए कि हम तकरीबन 30 लोग थे और जब हम बैठे तो हमने खुद मशवरा करके वजीर आजम साहब को कहा कि जी हम 4 जो पार्लियामेंटेरियन हैं, 2 MNA और 2 MPA, हम सिर्फ बात करेंगे, बाकी जो सब यानी जो तर्जमान है तो वो 4 कौन कौन से थे? राजा रियाज थे, मैं था, फिर मखदूम मुबीन थे और नजीर चौहान। ये तो कितने मिनट की जारी रही मुलाकात? ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट्स के लिए जारी रही। ठीक। और PM साहब ने बड़े इत्मीनान के साथ पहले हम सबको सुना और उसमें हमने जो एक एजेंडा रखा वो ये था कि हम सब PTI से लॉयल हैं, हम आपके साथी हैं, हम आपके कारकुन हैं। हाँ, ये बात है कि हमें एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं तरीन साहब की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिला में, और आप माशाल्लाह। आपको शिकायत क्या थी तरीन साहब के मामले में? बज़ाहिर तो कानूनी कार्रवाई हो रही है उन पर। देखिए शामी साहब, आप माशाल्लाह दुनियादार और समझदार इंसान हैं। हमें यही मसला नजर आ रहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन FIA कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो केस उन पे FIA ने बनाए हैं वो रेलेवेंट है SCCP के या उसके जो कंपटीशन कमीशन है उसके रेलेवेंट हैं। ये FIA के रिलेटेड केसेस ही नहीं है। तो उसमें हमने तो FIA जो है वो FIR तो इंदराज करा चुकी है ना उनके खिलाफ। देखिए शामी साहब, आप देखें कि FIR होती भी है और खारिज भी होती हैं। तो आपके ख्याल में जो FIR दर्ज हुई है वो तजावुज़ है और वो फौजदारी नौयत का मामला नहीं था, वो SCCP का या FBR का मामला था? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। राजा रियाज साहब ने जब आगाज किया तो उन्होंने पहले हलफ इस चीज का दिया कि आप वजीर आजम पाकिस्तान ये 3 FIR देख लें, इसमें शुगर का जिक्र ही नहीं है, इसमें शुगर का किसी तरह का कोई ऐसा। तो फिर वजीर आजम ने क्या हाल निकाला, आपको कैसे मुतमईन किया? देखिए शामी साहब, वजीर आजम माशाल्लाह बहुत ही तहम्मुल से उन्होंने हमारी बात सुनी, फिर उन्होंने पूरी अपनी भी बात सुनाई जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि जहांगीर खान तरीन मेरा बहुत करीबी दोस्त है, मेरा साथी है, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इसके साथ इंसाफ होगा, ज्यादती नहीं होगी। जब उन्होंने ये अल्फाज बोले तो अक्सरियत हमारी जो मेंबर्स की थी वो मुतमिन हो गई कि एक हमारा कायद इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। नहीं तो अली जफर का क्या रोल होगा, क्या उनको क्यों इन्वॉल्व किया गया, क्या करेंगे वो? देखिए जब हमने मुतालबा किया FIA वाला कि जी ये रॉन्ग एजेंसी है, ये रेलेवेंट एजेंसी नहीं है, तो उन्होंने फिर फरमाया कि मैं अली जफर के जिम्मे लगा देता हूँ कि वो इस जो FIR हुई है इसकी पूरी तहकीक करें। और अली जफर मौजूद थे मुलाकात में? नहीं सर, वो मौजूद नहीं थे। ठीक। वहाँ पे फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, तो वहाँ पर फिर यही फाइनल किया कि जी इंक्वायरी वो कर लेते हैं। अली जफर साहब देखेंगे कि ये FIR दुरुस्त दर्ज हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। तो ये कोई टाइम फ्रेम भी है इसमें कि कितने दिनों में देख लेंगे? शामी साहब देखिए, ये कोई इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है, उन्होंने इंशाल्लाह आगाज कर दिया होगा और विद इन 10 to 15 डेज में मेरा ख्याल। तो शहजाद अकबर साहब हैं और डॉक्टर रिजवान साहब हैं, उनके बारे में क्या बात हुई? डॉक्टर रिजवान साहब को उन्होंने इस इंक्वायरी से अलग कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन से, ये भी आपका मुतालबा था? जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए हमें जरूर हमने वहाँ पे शहजाद अकबर का जिक्र किया कि उसने जो ये FIR हुई है उसमें उसका जो एक ताउन होता है, एक यानी उनका एक रोल है इसमें।
हाँ जी, एक रोल है उनका रोल, और उनको इस मामले से अलग कर दिया जाए। बिल्कुल जी, इसी तरह के उनको इस मामले से अलहदा किया जाए, क्योंकि हमें उन पे रिजर्वेशन है। क्योंकि उन्होंने, तो फिर वजीर आजम ने क्या कहा? वजीर आजम ने कहा कि जी बिल्कुल आपको नजर आएगी शफाफियत, और इंशाअल्लाह ताला मेरिट पे तफ्तीश होगी। और उन्होंने आपको बताया कि डॉक्टर रिजवान को ऑलरेडी वो अलग कर चुके हैं? जी सर, ये भी उन्होंने हमें जरूर बताया कि अबू बकर खुदाबख्श साहब को उन्होंने नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। वो भी हमारी एक बहुत बड़ा रिलीफ था हमें कि हम जब पहुंचे तो उनके पास इस चीज का रिकॉर्ड मौजूद था। तो अब आपको वजीर आजम ने ना तो अफ्तार पे रोका, ना खाना खिलाया, कि तो रुकी सी मुलाकात हो गई ना। देखिए शामी साहब, जब हम गए तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आज अगर आप देखें तो वजीर आजम हाउस का और वजीर आजम ऑफिस का 30% एक्सपेंडिचर्स रह गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि चेंज है। ठीक। जब उन्होंने इतने अखराजात को कम कर दिया है तो हमें, तो फिर आपने मुनासिब नहीं समझा के अफ्तारी का तकाजा करें? हाँ जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। तो फिर आपके ग्रुप की जो बाद में मीटिंग हुई उसमें इस इत्तफाक राय से इत्मीनान का इज़हार किया गया, मुतमईन हुए आप लोग? बिल्कुल जी, आप सही फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद हम जहांगीर खान तरीन साहब के घर गए और उधर सारे दोस्तों ने अपनी अपनी राय दी, और अक्सरियत राय ने यही कहा कि जी पीएम साहब ने जो अपनी जबान से फरमाया है, इंशाअल्लाह ताला हम सारे मुतमिन हैं। और अब कितने दिन इंतजार करेंगे आप, या अली जफर साहब से भी आपकी कोई मीटिंग होगी? अभी तो शामी साहब आज पहला दिन ही है, तो कम से कम हमें 10-15 दिन तो इंतजार करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला उस दौरान में अल्लाह बेहतर नतीजा लेके आएगा। ठीक है नुमान लंगड़ियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल हमारे साथ मौजूद है। शामिर साहब, बस कंक्लूड करते हैं इस मुलाकात को। वज़ीर आज़म साहब जो बचत कर रहे हैं, उन्होंने इफ्तारी भी नहीं की, इफ्तार नहीं कराया, बचत करते हैं, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, मेहमान नवाजी जो है, हाँ जी, वो तो होनी चाहिए ना, वो तो हमारी रवायत है। हमारे यहाँ तो गरीब से गरीब आदमी के घर में भी अगर कोई मेहमान जाता है तो वो अपना सब कुछ जो है उसके सामने हाजिर कर देता है। बहरहाल चले, कौमी खजाने से नासी अपनी जेब से तनख्वाह लेते हैं। बहरहाल वो खुश हैं, अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है जी। कल एक और इंटरव्यू आया जिसमें इंकशाफात हुए। साबिक DGFI बशीर मेमन के होशरुबा जो इंकशाफात हैं उसने तहलका मचाए रखा। कल के दिन तो उनका इंटरव्यू आया सोशल मीडिया पर, बिल्कुल, फिर उनका इंटरव्यू आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और पहले भी कुछ बहुत सी बातें वो कर चुके हैं, और कल भी उन्होंने चौके छिक्के जो हैं मारे। तो बशीर मेमन जो हैं बड़े एक संजीदा अफसर समझे जाते हैं, और उनकी शोहरत तो बड़ी अच्छी रही है, मगर जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें कुछ इल्ज़ामात हैं फ़रोग नसीम साहब पर भी, उसमें शहजाद अकबर साहब पर भी, कि काजी फ़ायज़ ईसा के मामले में वो वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि भाई आप इनसे बात करें, यानी एक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, और फिर फ़रोग नसीम साहब ने यकीन दिलाया कि मैं कानूनी तौर पर मामला बिल्कुल दुरुस्त है। शहजाद अकबर साहब ने इसे पुश किया, लेकिन आज शहजाद अकबर साहब ने भी इसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, और नोटिस भेजा है। और जो हमारे फ़रोग नसीम हैं उन्होंने भी तरदीद की है, उन्होंने कहा इस मौजू पर मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। गोया मामला जो है अब फर्दर तहकीकात का है, अगर तहकीक होगी या ये हवा में उड़ जाएगा, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शहजाद अकबर साहब का सर हर कोई उनसे खफा दिखाई देता है, हर कोई शहजाद अकबर के ऊपर जो है कह रहे हैं कि इल्ज़ामात, हम बात करते हैं कि इल्ज़ामात लगा देता है। शहजाद अकबर ही इस में क्यों रहते हैं? शहजाद अकबर क्योंकि एहतसाब के जिम्मेदार है ना, और FIA भी उनकी निगरानी में है, ठीक, और उनके अपना एक वज़ीर आज़म के खसूसी मुआवन है, तो इस हवाले से जो कार्रवाइयाँ होती हैं ज़ाहिर है उनमें कोई दिलचस्पी होती है। ठीक है, फिर वो सियासी तौर पर भी इज़हार ख्याल करते हैं, मुखालफिन पर हमले करते हैं ताबड़तोड़, तो जब हमले करेंगे तो फिर जवाबी हमले भी होंगे। ठीक है, जवाबी हमले भी होंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मानुल्लाह कमरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वापस आते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम नाज़रीन, ईमानुल्लाह करनानी साहब से ही हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और बशीर मेमन के इल्ज़ामात के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आपको ये सुनवाते हैं। बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है। मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं सुना। ये तो अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज़ क्या होते हैं। ये तो माफियाज़ के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ़्तार करो, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनाओ, और अभी तुम गिरफ़्तार कर लो सबको, मुकदमा क्या बनाना है ये हम बाद में देखेंगे। और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। हर महाज पे आप एपिक फेलियर है। ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। मैं अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को खुद देखें। मरियम जो है वो तो बराह रास्त मुतल्लिक़ है उस मामले से, क्योंकि बशीर मेमन साहब कहते हैं कि जब उन्होंने टेप पेश की थी ना वो मरहूम जज अरशद मलिक उनकी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दबाव है मेरे ऊपर नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला करने का, तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मरियम के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा काटो जो बशीर मेमन ने नहीं काटा। ठीक, यानी वो बशीर मेमन के बकौल अब जो तहकीकात होगी तो पता चलेगा कि वज़ीर आज़म ने कहा था या नहीं कहा था। ठीक, वो ये कह रहे हैं। ईमानुल्लाह करनानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमानुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम। ईमानुल्लाह करनानी साहब, आज आप का मैं बयान देख रहा था कि आपने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से कि सुओ मोटो नोटिस लिया जाए बशीर मेमन के इंटरव्यू का, जो डीजी हैं साबिक FIA के, तो आप इसकी क्यों ज़रूरत महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए? शामी साहब, उसकी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अदलिया है, वो रियासत का तीसरा सतून है। एग्जीक्यूटिव है, आपका मुकन्ना है और जुडिशरी है। ठीक, तो इसके अंदर जब एग्जीक्यूटिव की तरफ से एक बात आ रही है और उनके खिलाफ आ रही है जो इस वक्त इक़्तिदार में है एग्जीक्यूटिव में, और जुडिशरी वो इदारा है जो इंसाफ करने वाला है, तमाम इदारों के अंदर इंसाफ मुनसिफ है, और उस सारा रियासत ने अख्तियार उसी को दिया है को इस निज़ाम को आगे बढ़ाए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास आइन ने पावर इसीलिए दी है जहां वो अज खुद कोई चीज महसूस करे तो वो उसका नोटिस ले, क्योंकि बाकी चीजों में न हाई कोर्ट को ये पावर है न किसी सेशन जज को ये पावर है। ये पावर ही आइन ने, आइन बनाने वालों ने। बशीर मेमन साहब के इंटरव्यू के कौन कौन से हिस्से हैं जो आप समझते हैं कि अदलिया के हवाले से काबिल इतराज़ हैं? जनाब, वो जब ये कह रहे हैं कि मुझे बताया गया फिलहाल लोगों को अरेस्ट कर दो, मैं किसी की फर्द की हिमायत मुखालफत की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अरेस्ट करना है वो एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ है, आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, लाइफ और लिबर्टी का। यानी रियासत का कोई ऐसा शख्स है जिसका नाम बशीर मेमन साहब को पता है, वो बता रहे हैं कि आप आइन की खिलाफवर्जी करें। आइन के आर्टिकल 9 जो लाइफ और लिबर्टी की बात करता है, आप उसकी खिलाफवर्जी करें, उसको मजबूर कर रहा है। ये वो मजबूरी है जो FSF ने जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ मसूद महमूद ने बयान दिया था कि जनाब हमें जुल्फ़िकार भुट्टो ने मजबूर किया था कि कसूरी साहब को कत्ल करे। उनके उस बयान की वजह से एक वज़ीर आज़म फांसी चढ़ाए। तो आज एक शख्स बयान दे रहा है कि मुझे किसी ने मजबूर किया है ये काम करे। ये और बात है कि वो काम नहीं हुआ, उसने नहीं किया, ये उनकी शराफत है। मगर जिस शख्स ने उसको कहा, मैंने लिखा है, अगर आपने मेरा पढ़ाओ मगर शहजाद अकबर साहब ने और फरोग नसीम ने तो तरदीद किया उनके बयान की। तो इसलिए कहते हैं इसकी फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए ना। उसको अदालत एक कमीशन बनाए, इंडिपेंडेंट कमीशन, जिस पर लोगों का भी एतमाद हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपना एतमाद हो। वो कमीशन इंक्वायरी करे, उनसे बयान ले, उन बयान का सबूत ले, और अगर ये तरदीद से बात बनती है तो फिर कोई बात मगर करनानी साहब फर्ज करें कोई ऐसी बात हुई है वजीर आजम हाउस में किसी मीटिंग में, तो किसी मीटिंग में जो खुफिया बात हुई है
और वो पब्लिक नॉलेज में नहीं है, तो क्या वज़ीर आज़म को या किसी वज़ीर को या किसी अफसर को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी मामले पर बहस करे, राय दे या राय तलब करे रियासत के मुतल्लिका अमूर के बारे में? देखिए ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी यही था कि मसूद महमूद को पब्लिकली तो उसने नहीं कहा था जाके कसूरी को कत्ल करो, वो भी खुफिया तौर पर डिसाइड हुआ और खुफिया तौर पर कन्वे हुआ, और इसके बावजूद वो मुजरिम पाए गए। सही या गलत पे हम नहीं जा रहे हैं, मगर फैक्ट्स तो अदालतों में यही लाए गए ना, ये उनको हुक्म हुआ था। अब भी चाहे खुफिया हुआ है चाहे एलानिया हुआ है, उसका इंक्वायरी करके पता चला है किस तरह हुआ है और किसने हुक्म दिया है और उस मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे। और अगर इसने इनकार किया है तो इसकी अपनी शराफत है और असूली और कानूनी काम किया है, मगर हुक्म देने वालों ने जो गैर कानूनी काम करना था वो तो उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया है, उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब कर लिया है। अब वो जुर्म जो है, एक गोली आप चलाते हो, खुदा न ख्वास्ता कोई बच जाता है तो उसकी किस्मत है, मगर एकदम कत्ल का जो जुर्म है वो तो बन जाता है गोली चलाने से। तो कितना संगीन जुर्म है ये, यानी कौन सी दफा फौजदारी की लगेगी इस पर, ज़ाब्ता फौजदारी की? ज़ाब्ता फौजदारी की देखे ना, हर जुर्म का अपना अपना होगा ना कि उसने किस जुर्म के बारे में उनसे बात की थी। नेब का केस है तो उसमें जो है उसका 109 लगेगा, उसका अबेटमेंट है, या उसका अगर क्रिमिनल का केस है तो 34 लगेगा पीपीसी का, और 109 का 120B का जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो सजा हुआ था, 120B जो है साजिश कॉन्स्पिरेसी, तो कॉन्स्पिरेसी भी एक जुर्म है। तो इसको सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के में भी लेके आएंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए कि जो लाइफ और लिबर्टी है, बगैर किसी कानूनी तरीके से आप किसी का जिंदगी और प्रॉपर्टी और उसकी आजादी को नहीं छीन सकते हैं। अगर आप ओवर एंड अबव कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम करेंगे तो ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है, और आर्टिकल 5 जो ओबीडियंस बताता है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि हम आइन के पाबंद होंगे, उसके हम ओबीडियंट रहेंगे। जो शख्स उसकी ओबीडियंस न करे, जो हलफ उठाता है, जब वज़ीर-ए-आज़म हलफ उठाता है वो ये उठाता है कि मैं आइन की पासदारी करूंगा, और जब आर्टिकल 9 लोगों के लाइफ और लिबर्टी के खिलाफ हुक्म देता है वो अपने हलफ की खिलाफवर्जी कर रहा होगा। अगर आपकी ये बात नहीं मानी जाती, सुप्रीम कोर्ट सो मोटर नोटिस नहीं लेता, तो फिर आप क्या करेंगे? सर मेरा कोई जाती मसला तो नहीं है, कोई भी इदारा उठकर ये सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर सकता है, हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है कि इसका जो है नोटिस लिया जाए और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। मैंने तो एक शहरी के और सुप्रीम कोर्ट बार के एक पहले जिम्मेदारी थी, उस हैसियत से कौमी मामला समझा है, आइन की संगीन खिलाफवर्जी समझा है। ये तो पनामा रियासत में हो सकता है जहाँ पर पनामा के ऊपर आपने पेपर्स के नोटिस लिया और लोगों को सजाएं हुई, ये भी इतना बड़ा संगीन इंकशाफ है। पनामा के लीक्स पे हमने तो कर लिया, ये हमारा बशीर मेमन लीक्स पर हम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मगर जब काजी फायद ईसा साहब के केस में फैसला आ गया और वो रेफरेंस क्वैश हो गया, और जो पहले की कोई एफबीआर को अहकामात थे वो भी ख़त्म कर दिए गए, तो फिर इस बात को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए यहाँ? ये तो काजी साहब का मामला तो मुझे पता नहीं इसमें कितना है या नहीं है, मगर बात इसकी है कि उस हुक्म देने वाले ने जो गलत काम किया उसको सजा नहीं मिली ना। मैं तो कहता है जो हुक्म देने वाला शख्स है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे काजी साहब के रेफरेंस में हुक्म देने वाला है जो गलत साबित हुआ, और चाहे बशीर मेमन साहब को बतौर गवाह पेश किया जाए। अभी तो बतौर गवाह नहीं आ रहा है ना, वो तो जब इंक्वायरी और कमीशन बैठेगा तो उसमें वो बतौर गवाह आएगा और किसी अदालत में किसी फोरम में उस केस को पेश किया जाएगा, और उस केस को जब पेश किया जाएगा जो उसमें कल्प्रेट्स होंगे इसकी गवाही की रोशनी में वो सजा होगी। जब तक इसका कोई नोटिस नहीं लेगा, ये प्रोसेस शुरू नहीं होगा, तो ये मुमकिन नहीं होगा किसी को आप सजा दे सके। ठीक है अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शामिर साहब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर है कुछ करनानी साहब तो जज्बाती हैं बिल्कुल ठीक है, और चलिए उनका ख्याल है कि ये मामला जो है अंजाम तक पहुंचना चाहिए। एफआई का एक और केस है, सुप्रीम कोर्ट ने 53 एफआई मुलाजमीन ने बरतरफ करने का हुक्म दे दिया, जो 1999 में भर्ती हुए थे, और वो बेचारे अब कितना अर्सा गुजर गया, 22 साल गुजर गए, तो अब तो रिटायरमेंट के करीब होंगे।
तो पेंशन के बगैर घरों को चले जाएंगे। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है, थोड़ी तफसील मालूम करते हैं। जी, पर दिलचस्प केस है। बिल्कुल, इससे आप देखिए, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल इतनी ताखीर से ये इंसाफ हुआ है कि वो बेचारे अब ना कोई और काम करने के काबिल हैं और ना कहीं जाने के काबिल रहे। राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद। राजा, थोड़ी इस केस के बारे से डिटेल्स शेयर कीजिएगा हमारे साथ। राजा साहब, ये जो लोग हैं अब ये घर चले जाएंगे पेंशन के बगैर। शादी साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये 58 लोग थे टोटल, जिनमें से जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2001 में इन्हें ऑप्शन दिया गया कि आप अपना टेस्ट दे के तो आ जाएं और इंटरव्यू जो तरीकाकार एक तय किया गया उसके मुताबिक आ जाए, तो इन 58 में सर्विस कमीशन के सामने पेश हो जाए, जी बिल्कुल, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे के आ जाए। तो सिर्फ 4 लोगों ने जो है वो इम्तिहान दिया, बाकी किसी ने भी इम्तिहान नहीं दिया। कोई लिटिगेशन में चला गया, कोई सिफारिशात के चक्कर में चला गया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में इस तमाम अमल को गैर कानूनी करार दिया और उसके बाद ये तकरीबन 54 के करीब लोग रह गए थे। अब उन 54 में से जो 4 लोग हैं उनकी वफात हो चुकी है। जो पीछे बच जाने वाले तकरीबन 51 या 50 लोग बचते हैं, उनमें से 70% ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली हुई है और सिर्फ चंद ही लोग बाकी बचते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब जो इन लोगों को फौरी तौर पर फारिग करने का हुक्म दिया गया है और ये कहा गया है तो ये मुलाजमत पे रहे कहते जो रह गए, इन्होंने स्टे ले लिए थे अदालतों से। जी, मुख्तलिफ अदालतों से जो इन लोगों ने स्टे ले लिए थे और मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स में इन्होंने रुजू कर लिया था। यही रिमार्क्स भी सामने आए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुलाजमीन दूसरी अदालतों में चले गए। हाई कोर्ट का कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। ये मुख्तलिफ लिटिगेशंस में गए, कुछ अर्सा इनमें से लोग जो है वो मुअत्तली का सामना भी उन्हें रहा, सस्पेंड भी रहे सर्विस के दौरान। लेकिन काफी जो मुलाजमीन, तकरीबन 70% के करीब मुलाजमीन जो FIA रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है वो उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है। और ये लोग बीबी शहीद के दौर में भर्ती हुए थे और जराए का ये बताना है कि ये जो FIA रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है, ये जो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन एक हुआ करती थी उसके ज्यादातर ये लोग थे। और ये फिर बतौर सब इंस्पेक्टर, बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इवन असिस्टेंट डायरेक्टर। अब कितने लोग इस वक्त जो हैं वो नौकरी में थे? देखिए, इस वक्त जो है वो तकरीबन सिर्फ तकरीबन 7 से 8 लोग अब सर्विस में रह गए हुए हैं, क्योंकि कुछ की वफात हो चुकी है। 4 लोगों ने टेस्ट दे के अपने आप को रेगुलराइज करा लिया था, जबकि इसके साथ तकरीबन 70% लोगों ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। उसके अलावा जो है वो कुछ ही लोग अब बाकी रह गए हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया। ठीक है राजा मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपके वकील। कितना अरसा गुजर गया, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए और हमारी वजारत कानून को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार है और बार काउंसिल है, किस तरीके से वो मुख्तलिफ अदालतों में वो अपने कुछ मामला उलझाते चले गए और अपनी मंजिल खोटी करते चले गए। अभी आप देखिए कि वो नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स हैं, उनका पेंशन का एक केस है, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, बैंक रिव्यू पिटीशन में गया हुआ है, उसकी समाअत नहीं हो पा रही। तो ये देखना चाहिए, फाजिल चीफ जस्टिस जायजा लें, आइंदा के लिए तो कम अज कम इस तरह के मामला ना हो सके। शामिल साहब, आखिर में बस ये कमेंट करना है कि बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं साबिक तरह से जरदारी, मौलाना फजल रहमान के दरमियान में। चलिए आप देखेंगे, कल जरा झांक के देखेंगे, आज तो कुछ वक्त कम है। कोरोना जो है, देखिए लाहौर में 22% है पॉजिटिविटी रेट जो टेस्ट हुए हैं और शदीद यहाँ एक बहरानी कैफियत है। लाहौर शहर में ये कोरोना बहुत फैल रहा है और यहाँ अगरचे के अब गश्त भी जारी है, फौज भी और पुलिस भी, लॉकडाउन का भी सोचा जा रहा है और लॉकडाउन का सोचा जा रहा है। लेकिन जो फैसले करने हैं वो जल्द करने चाहिए। देखिए, अभी आपने देखा कि जो कैम्ब्रिज के इम्तिहानात हैं, A लेवल के, O लेवल के शुरू किए गए, फिर 1-2 दिन के बाद खत्म कर दिए गए। तो ये फैसले जो हैं सोच समझ कर करें, जल्दी करें, पेश भी करें। जब पानी जो है पुल से निकल जाए उस वक्त फैसला ना करें। तो मैं ये बात करूंगा, बाकी जो बैकडोर बातें हैं वो कल करेंगे। अभी हमें ब्रेक के जाने पड़ना है। बहरहाल उस ब्रेक से पहले ये कहूँगा कि एहतियात करें, और जो कोरोना वायरस है उससे कई जो अपने हैं उन्होंने अपने बड़े करीबी लोग हैं उन्हें खो दिया, तो हमें एहतियात करनी है। नाज़िर वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल एक मरतबा फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।